Good afternoon, beta. Attend your roll call. Tanisha, Riya, Present, sir. Bhumika, Santosh, 05 present. Aarti, Pankaj, Archana, 08 present, sir. Shyam Parik, 10 present, sir. Sneha, Deepak, Anudaya, 18 present, sir. Rakshita, Muskan, Rashi, 22 present, sir. Sanjana, Renuka, Kritika, 25 present. Prachi Saini, 26 present, sir. Priya, Sakshi, Priya, Moni, Vinay, Palak, Ashita, Ritesh, Janvi, 40 present, sir. Jatin, 41 present, sir. Twinkle, Niti, 44 yes, sir. Yogita, Sapna, Mehak, 7 present, sir. Dipesh, Yes, sir. Vishal, Yes, sir. Disha, Yes, sir. 51. Komal, Sagar, Yes, sir. 53. Kajal, Nidhi, Krish, Manisha, Parul, Aman, Alisha, Disha, Tamanna, Anju, Mohsin, Aditi Suhag, Hemlata, Radhika, Nidhi, Second. Preeti, Present. Vijay, 72 present. अमन, जतिन दैया, परवेश, कोमल और कोई स्टूडेंट हो गए सभी के अटेंडेंस जो प्रेजेंट हो। किसी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना हो, पूछना बेटा। चलो ये बता दो, आप नहीं पूछते तो अब तक जो हमारा ये जो चैप्टर चला हुआ है यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से स्टार्ट करेंगे या जिसको बताओ बिल्कुल कंप्लीट। अभी तक हमने इस पी ब्लॉक में पढ़ा क्या क्या है और क्या चला हुआ है, करंट टॉपिक हमारा क्या है, बताओ। चाहे कौन बताएगा पी ब्लॉक में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बताओ बेटा, आप बताओ। स्टार्टिंग में तो हमने इसका इंट्रोडक्शन करा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस फॉर्म का ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कुछ हमने हाइड्रोक्सी एक्सिड के स्ट्रक्चर भी देखे थे और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। उसके बाद अभी जो पिछली क्लास हुई उसमें भी हाइड्रोक्सी एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया आपका? हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप भी, एनएमएस बिहेवियर ऑफ सेकंड पेयर एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना काम, बैठ जाओ। तो बेटा जैसे अभी आपने बताया कि अभी तक आपके टॉपिक्स कौन कौन से हो चुके हैं, तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने कल वाले टॉपिक के साथ ही आगे। हेडिंग तो हमारी यूनिट की वही है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
और कल आपने काफी सारे कंपाउंडों की स्ट्रक्चर भी देख ली। अब हम रिमेनिंग कंपाउंड्स को ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम ग्रुप नंबर 13 के अंदर चलते हैं। ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला एलिमेंट आपका बोरोन। बोरोन का अगर हम हाइड्राइड देख ले, बोरोन का हाइड्राइड, तो जो आपके सिलेबस के अंदर भी है B2H6 हो गया, जिसे आप डाइबोरेन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते थे, दैट इज द डाइबोरेन, जो डाइबोरेन है। अब हम सबसे पहले डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। तो डाइबोरेन वैसे तो अगर आप देखें कि बोरोन की अगर आप कॉन्जुगेशन देख लें तो कॉन्जुगेशन क्या मिलेगी आपको, 1s2 2s2 और 2p3, ये कॉन्जुगेशन। और इसके अंदर आपको दिखाई देगा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट भी हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग एटम। अगर नेबरिंग एटम आ जाते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, आपकी वैलेंसी ये कितनी एक्सपेंड कर सकता है, 3 तक। लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है 2p, तो एक और एक्सटेंशन हो सकती है इसकी वैलेंसी में। वो क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, कि ये एक्सेप्टर का काम कर सकता है, क्योंकि इस वैकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। कोई डोनर होगा तभी, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, मतलब बोरोन 3 तो बना सकता है मैक्सिमम, क्या, कोवलेंट बॉन्ड, और फोर्थ वन क्या बना सकता है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मींस बोरोन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी, 4 मैक्सिमम वैलेंसी, और नॉर्मल वैलेंसी क्या होगी इसकी, 3 विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर ऐसा पूछा जाए। आपने वो 2p3 हाँ, ये 2p1 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p फॉर्म, क्योंकि इसका 5 एटॉमिक नंबर था, बिल्कुल ठीक। ये 1s2 2s2 2p1 होगा। तो ग्राउंड स्टेट जो होगी आपकी, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 1। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी, एक्साइटेड स्टेट ही तो है वो, ग्राउंड स्टेट थी, तो एक इलेक्ट्रॉन आगे हम क्या करवा देंगे इसका जब, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो हमने डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट वहां पे आपके लिए बना दी थी नॉर्मल के साथ। ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब आप एक्साइट कर देते हो उस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, नाउ दिस अदर स्टेट्स कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट, अपन एक्साइटेड स्टेट कह देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो बोरोन है, अगर हम इसका हाइड्राइड बनाएंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि बोरोन मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाएगा यहाँ पे, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो आपका जो बी है, बी के साथ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये सेकंड अनपेड, ये थर्ड अनपेड है ना। ऐसे ही एच की कॉन्जुगेशन जब आप लिख देते हैं देखो स्टेप से 1s1, और इसके पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके देखो, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ पे बनाएगा, एक H यहाँ पे बनाएगा, तो BH3 ही बनना चाहिए। इसके पास ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अब जो हमने बताया कि डाइबोरेन, तो आखिर उसकी स्ट्रक्चर बनी कैसे, क्वेश्चन अब ये आ जाता है, जिसमें B2H6 आपको दिख रहा, तो किस तरह से बनेगी वो स्ट्रक्चर, किस टाइप से क्या क्या हुआ होगा। तो देखो हुआ कुछ ऐसे, बड़े ध्यान से आप देखना कि मान लीजिए एक बोरॉन है, ये सेकंड बोरॉन है आपका, 2 बोरॉन आ गए उसके पास। हर बोरॉन के पास अगर हमने जो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी थी, आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देख पा रहे हैं कि इसके पास टोटल जो ऑर्बिटल हैं वो टोटल 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4, है ना। ऐसे ही यहाँ पे इस बोरॉन को देखेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऑर्बिटल, दोनों बोरॉन के पास। एक बोरॉन के पास टोटल वैलेंस शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल, आउट ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल द 3 ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जो हमने यहाँ पे अब शो कर रहे हैं। अब शो कैसे करें, जो आउटर साइड में पेरिफेरी पे दिखाए उनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आप शो कर दें, अनपेयर्ड स्टेट में दिखा दिया। ऐसे सेकंड पेरिफेरी के ऊपर एक एक दिखा दें, एक अंदर दिखाएं उसकी अपोजिट साइड के ऊपर। ऐसा क्यों, ऐसा भी आप समझ पाएंगे। होगा क्या कि अब जो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन तो टोटल 6 है, टोटल हाइड्रोजन जो 6 है वो बॉन्ड कैसे बनाए, किस तरीके से बनाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता है, देखो ये हाइड्रोजन अपना एक ऑर्बिटल लेके आता है, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी था, देखो ये आया, और इनके बीच ओवरलैपिंग हो गई और ये एक बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड बना इसमें 2 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, अदर ऑर्बिटल इज ऑफ बोरॉन। तो ऐसे बॉन्ड को आप कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बन गया ना। अब सेकंड हाइड्रोजन आता है इसी टाइप से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी 2 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जब हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसके दौरान आपके जो बॉन्डिंग होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो 2 तरीके का बन सकता है। एक तो ऐसा जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जिसमें 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं। जो ये 2 एटम होते हैं,
1 सेकंड, दोनों एटम का एक एक ऑर्बिटल, उनका एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कह रहे हैं 2 तो ऑर्बिटल मींस 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा हम बोल रहे हैं। दैट इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब दूसरे टाइप का एक और कौन सा हो सकता है वो भी आप देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरा भी बोरोन एटम है उसके ऊपर भी हम नजर डाल लें। यहाँ पे जो पेरिफेरी के ऊपर हमने इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी देखो एक हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आता है ऑर्बिटल लेके, और ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं यूज, हो चुके हैं ना, 4 हाइड्रोजन यूज, 2 ही बच गए। डाइबोरेन जिसका फार्मूला B2H6 है। अभी दो हाइड्रोजन जो बचे वो क्या करें, हाइड्रोजन के पास तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आएगा, और वो हाइड्रोजन देखो ये ऊपर की साइड में, यहाँ पे उसने ओवरलैपिंग की बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, on both the orbitals of the boron, on one side with the vacant 2p orbital of the boron, on other side the 2p orbital of the boron having one unpaired electron। और ये हमने ऑपोजिट स्पिन के साथ ही दिखाया, ये हाफ एरो ऊपर तो हाफ एरो नीचे, और इस टाइप से ये जो ओवरलैपिंग होके ये जो बॉन्ड बन गया, देखो इस टाइप से बॉन्ड बन गया, इसको कहते हैं 3 ऑर्बिटल हुए यूज, मतलब 3 सेंटर और 2 ही है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसको हम बनाना बॉन्ड भी कह देते हैं। ऐसा देखो क्यों कह देते हैं, अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दूं आपके सामने BANAN, देखो इस तरह से बनाना, तो इस बनाना में आप देखें, देखो ए जो अल्फाबेट है 3 बार यूज हुआ है, मतलब 3 सेंटर, और आप बड़े ध्यान से देखें एन जो है ये 2 बार यूज हुआ है, मतलब 2 है इसमें इलेक्ट्रॉन, और बी से बन गया बॉन्ड, तो बॉन्ड दोबारा भी लिख देते हैं, कहते हैं इसे आप बनाना बॉन्ड है। तो ये रीजन था यहाँ पे कि इसी शब्द को क्यों किया गया यूज, बनाना को ही क्यों यूज किया, किसी और को कर लेते, तो इसको यूज करने का ये पर्टिकुलर पर्पज था कि इसी की हेल्प से हमारी ये 3 चीजें, 3 अल्फाबेट एक बार आए हैं, 2 अल्फाबेट एक बार आ गए, है ना, ऐसे दिख गया, और फिर बी बच गया, तो बन गया आपका बनाना। तो ये बनाना बॉन्ड आपके ऊपर की साइड में भी बन गया, देखो यहाँ पे बन गया। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन आया यहाँ पे ओवरलैपिंग की, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फिर से बनाना बॉन्ड बन गया। तो डाइबोरेन के अंदर आपको क्या दिखाई दिए, 2 तो क्या है, बनाना बॉन्ड, 2 बनाना बॉन्ड, मतलब 2 तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और 4 आपके कैसे बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो इस टाइप से एग्जाम में अगर आ जाए कि ड्रा दी स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, तो आप इस टाइप से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम कंपाउंड जो डाइबोरेन के बाद अगला जो लेने जा रहे हैं, दैट इज द बोराजीन। बोलो क्या लेंगे यहाँ पे, बोराजीन, जिसका फार्मूला है B3N3H6, B3N3H6, ये बोराजीन हो गया। आपको इससे पहले बता दें कि कंपाउंड ऐसा होगा जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी यहाँ पे ड्रा करते हैं, क्योंकि उसकी हम हेल्प लेने वाले हैं आगे, उसके अंदर कुछ उसके नाम के अंदर कि उसको दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपने देखा कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम हेक्सागन टाइप की बना दें, हर पॉइंट के ऊपर कार्बन ही होता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सिखाया जा चुका होता है ना। एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट डिपिक्ट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। फिर हमने डबल सिंगल बॉन्ड बना दिया, बची हुई जगह के ऊपर कौन होता है, बोलो H होता है। तो ये C6H6 ये फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चर बेंजीन कहलाए, बोलो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेंजीन, है ना। फार्मूला बोलो क्या था, C6H6, देखो इस तरह से, ठीक। अगर हम इधर नजर दौड़ाएं अब इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास 2 एटम है B3N3H6 बोराजीन के अंदर। कौन से 2 एटम है, मेन जो एटम बोरोन और नाइट्रोजन, जिसे स्केलेटन बनने वाला है। जो रिमेनिंग आपकी वैलेंसी पूरी करेंगे, या तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग के द्वारा होगी या आपके H एटम के द्वारा होगी। तो फिर यहाँ पे हमने बोरोन की कॉन्जुगेशन तो देखो पहले से ऊपर लिख रखी, वही एज सच आपकी यूज हो जाएगी। बच गया दूसरा एटम नाइट्रोजन, उसकी कॉन्जुगेशन में इधर लिख देते हैं। कॉन्जुगेशन बोलो क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल को हमने ओपन करके लिखा, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। अब हमें ये स्ट्रक्चर बनानी है इन्हीं के बीच, तो हमारे पास बोलो क्या होगा, 3 तो है बोरोन और 3 है नाइट्रोजन। 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन को अगर हम अल्टरनेट मैनर में लिखने की कोशिश करें, अल्टरनेट, देखो यहाँ पे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन थे, इनको लिखा तो एक आपकी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बन गई, मतलब एक हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। 6 एटम से हेक्सागन बनता है। यहाँ पे वो 6 एटम बोलो कौन है, आपके बोरोन और नाइट्रोजन, 6 एटम हो गए। अगर हम इनको लिखे, देखो एक बोरोन लिख दिया, फिर नाइट्रोजन लिख दिया, फिर बोरोन लिख दिया, फिर नाइट्रोजन लिख दिया, फिर बोरोन लिख दिया, फिर नाइट्रोजन लिख दिया। देखो इस टाइप से अगर हम
इनको अल्टरनेट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। उसके बाद हम इनकी वैलेंसी देखें कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आपने क्या देखा, जो बोरोन है, बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है बोलो, 1 2 3 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहले बोरोन के साथ काम करते हैं, मान लीजिए हम ऐसा करते हैं 1 2 3 ऐसे बना दें। फिर हम काम करते हैं इस बोरोन के साथ, देखो क्या करेगा बोलो, बोरोन किसी एक साइड में देखो डबल और इधर बोलो क्या सिंगल। नाइट्रोजन के भी देखो 3 बॉन्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फिर इस बोरोन ने इधर सिंगल किया क्योंकि नाइट्रोजन के 3 हो गए, यहाँ पे डबल बना दिया। लेकिन ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हाइड्रोजन की तो पॉसिबिलिटी फिनिश हो गई, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर तो 6 हाइड्रोजन भी। तो 6 हाइड्रोजन को कैसे लाएं, तो उसको लाने के लिए हमने क्या किया, सारे के सारे डबल बॉन्ड जो थे उनको हमने हटा दिया। देखो हमने कोशिश की थी बॉन्ड बनाने की, के स्ट्रक्चर बनाने की, तो इसलिए उनको हटाना पड़ा। क्यों, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। बेंजीन के साथ कंपैरिजन करें तो हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन था। उसी सिचुएशन को देखते हुए हमें यहाँ से पाई बॉन्ड को हटाना पड़ा, हटा दिया हमने पाई बॉन्ड। तो मींस अब क्या होगा, देखो हर बोरोन के पास आपने देखा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 1 2 दो ही यूज हुए हैं। नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही यूज हुए, है ना, 3 थे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 है। तो ऐसे ही आप हर एक बोरोन या नाइट्रोजन को देखें, हर बोरोन और नाइट्रोजन के बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 2, ओनली 2। अब जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया बोरोन के ऊपर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया नाइट्रोजन के ऊपर, एक बोरोन के ऊपर और एक नाइट्रोजन के ऊपर, एक बोरोन के ऊपर एक नाइट्रोजन बच गया ऐसे। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हाइड्रोजन 6 है, हर हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हर हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे उसी टाइप से कोवलेंट बॉन्डिंग हुई, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बनेगा। देखो यहाँ पे ये H आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये H आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये H, ये बॉन्ड बन गया। देखो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है बिल्कुल सारे के सारे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन अब उसके बाद क्या करें, आपने देखा कि जब ये 3 बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है। जब 3 बॉन्ड बना ले बोरोन, तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बच जाता है। तो मींस हर एक नाइट्रोजन के पास तो बोलो क्या है, एक लोन पेयर, और बोलो बोरोन के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। इसी तरह से बोरोन के पास बोलो क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। बोलो बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास क्या है, और सभी ऑर्बिटल को आप एक चीज ध्यान देना, जो मैंने धीरे धीरे डायग्राम ड्रा किया, मैंने सभी ऑर्बिटल्स को पैरेलल रखा है एक दूसरे के, एक प्लेन के हिसाब से। देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। देखो इसके है ना पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल। आप 6 के 6 जगह के ऊपर देखना, मैंने ऐसे नहीं बना दिया कि इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता, ये इस ऑर्बिटल को मैं ऐसे ड्रा कर सकता था। मैंने क्या ध्यान रखा इन ऑर्बिटल्स को ड्रा करते वक्त कि सभी ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के प्लेन में शो करना है हमारे डायग्राम के अंदर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पहले बनने वाला जो बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड है, वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। आपने पढ़ा था ना कि कोवलेंट बॉन्ड के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग द, बोलो कैसे, बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसे। और साइडवेज ओवरलैपिंग उनके बीच कैसे होगी, कब होगी, जब ये एक ही प्लेन में हो। अगर ये 90 डिग्री के ऊपर चले गए, प्लेन उन्होंने लॉस्ट कर दिया, तो अब साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, मींस पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने डायग्राम के अंदर भी उन सभी को पैरेलली दिखाया कि एक ही प्लेन के अंदर, ऊपर नीचे नहीं है। अब ऊपर नीचे नहीं है तो होने क्या वाला है, अब होगा कुछ ऐसे। देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, देखो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोलो किसको डोनेट कर सकता है। देखो ये बोरॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसके पास अभी 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये चाहता है कि मैं एक बॉन्ड और भी बना लूं, तो ये कैसे बनाए, ये ऐसे ही बना सकता है, ले सकता है। क्यों ले सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देगा कौन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये नाइट्रोजन देखो कभी तो इधर दे सकता है, इधर इस डायरेक्शन में दे सकता है, और कभी इधर ना दे के इधर भी दे सकता है, दोनों डायरेक्शन में दे सकता है। मतलब जो भी अब ये बॉन्ड बनने वाला है, देखो मान लीजिए इसने इधर दे दिया नाइट्रोजन ने, तो ये आगे दे देगा नाइट्रोजन, तो ये इधर दे देगा नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, या रिवर्स भी दे सकते हैं। मतलब लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है,
फिक्स नहीं होंगे, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, ये अंडर मूवमेंट रहेंगे। अंडर क्या रहेंगे? मूवमेंट, लाइक दैट ऑफ द बेंजीन। इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है नहीं, और बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कह दिया जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या कहते हैं आप इसे? आगे ना बात समझ में। तो बोराजीन का दूसरा नाम क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। आप इसको आगे दोबारा से देखो ऐसे ड्रा कर सकते हैं, और उसी टाइप से ऑल्टरनेट यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन ऐसे लिख के, और इनके बीच में आप क्या शो कर सकते हैं? जैसे आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उसी टाइप से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखा दो। हर एक के ऊपर एच तो था, देखो आप ऐसे एच दिखा दो। अब हमने ऑर्बिटल्स हटा दिए, ऑर्बिटल में शो रहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो ये स्ट्रक्चर बोलो किसकी बन गई? ये बोराजीन की स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बोराजीन। अब उसके बाद एक चीज बताते हैं, एक चीज आपसे पूछते हैं, बड़े ध्यान से जवाब देना सोच के। देखो जो अभी अभी आपने बोराजीन की स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे, देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये क्लियर कर दूं मैं? ये सच मैंने लिखे हुए नहीं दिया। हाँ देखो, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि आपके जो ये बोराजीन है, हम इसको आगे रिएक्शन आएंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो बोराजीन है, क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है कि इसके एच हटा दें, कोई और कंपाउंड बन जाए? अगर हम एच हटा दें तो फिर क्या होगा? एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये फर्दर लिंकेज करनी शुरू कर देंगे, नाइट्रोजन आगे फर्दर लिंकेज करेगा, बोरोन आगे फर्दर लिंकेज करेगा, क्योंकि अपनी वैलेंसी तो पूरी करेगा ना। देखो जैसे मान लीजिए, देखो मैं करके दिखाता हूँ, इधर लिख देता हूँ, थोड़ा आप ध्यान देना और देखना। मान लीजिए मैं उसी टाइप से यहाँ पे बोरोन लिख दूं, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दूं, यहाँ पे बोरोन लिख दूं, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दूं, ये बोरोन लिख दिया मैंने, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया। आगे अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं, तो आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप ऐसे कह सकते हैं, सर एक काम कर ले, इसको ऐसे 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 एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? सर यहाँ पे फिर बोरोन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, बोरोन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो। ऐसे ऐसे करने से क्या हुआ कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके देखो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, जो एच की वजह से हम कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे जो बोरोन है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए आगे, एंड सो ऑन। इनका कैसे करें? ऊपर की तरफ एक्सटेंशन कर दो, एंड सो ऑन, एक्सटेंशन करते चले जाओ, तो एक आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी फर्दर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल आपको दिखाई क्या देगा? आपको ये स्ट्रक्चर में क्या ये दिखाई देगा कि जो बीएन है, ये बीएन रिपीटेड चीज क्या दिख रही है? बी और एन, बी और एन, बी और एन। तो ये जो भी आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बीएन का एक्स, बीएन का एक्स, ऐसे आप कह सकते हैं इसे। तो कहने का मतलब जो बी एन एक्स की स्ट्रक्चर जब बनानी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो बोराजीन की स्ट्रक्चर हमने बनाई, उसके अंदर से एच का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको एच तो है ही नहीं। तो इस टाइप से आप एक्सटेंशन करते चले जाते हैं उसके बिल्कुल चारों तरफ, इधर भी, उधर भी, उधर भी, ऊपर भी, राइट में, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप ऐसे इसको बनाते चले जाएंगे। फर्दर उसके बाद और क्या हो सकता है? जब ऐसा कर दें, फिर जो नाइट्रोजन होगा उसके पास जो लोन पेयर होंगे, इस जो बोरोन है इसके तो 3 ही बॉन्ड होंगे ना, फिर भी डबल बॉन्ड तो फिर भी बन जाएगा उसके अंदर। जो डबल बॉन्ड बन जाएगा उस लेयर स्ट्रक्चर के अंदर, हमेशा जब भी एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाए और उसमें आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज फॉर्म में हो, अंडर मूवमेंट हो, अंडर बोलो क्या हो? मूवमेंट हो। जब भी मूवमेंट दिख जाती है आपको इलेक्ट्रॉन्स की, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप किसी सब्सटेंस को कहते हैं कि वो एक अच्छा कंडक्टर है या नहीं। अगर आपको दिखाई दे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो आप क्या कहते हैं? वो एक इंसुलेटर है। जिसमें मूवमेंट दिख जाए तो आप क्या कहते हैं? वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अब इसी चीज की कनेक्टिविटी हम दूसरी चीज के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी किसी चीज के साथ कैसे करेंगे देखना, वो कंपाउंड कौन होंगे? देखो अगर हम ग्रुप नंबर 14 ले लें एकदम, तो एक शब्द हम यूज करते हैं यहाँ पे जिसे आप कहते हैं एलोट्रोपी है। एलोट्रोपी का मतलब होता है किसी एटम ऑफ द एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम of an element to exist in more than one form called allotropy, and these different forms called as allotropes of that particular atom of the element. तो उस एलिमेंट की एलोट्रोप, जैसे कार्बन की अगर हम देखें डिफरेंट फॉर्म्स, तो जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट भी हो सकती है, बोलो कौन हो सकती है? ग्रेफाइट हो सकता है, वो डायमंड भी है ना, डायमंड भी हो सकती है, और फ्लोरीन्स भी हो सकती है, बोलो कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन्स हो सकते हैं। इस तरह से
तो ये एलोट्रोप बन जाते हैं। बोलो किसके एलोट्रोप बन जाते हैं? कार्बन के एलोट्रोप ये बन जाते हैं। हम रिएक्शंस जो भी आपके सिलेबस के अंदर है वो भी बाद में देखेंगे, इन सारे कंपाउंडों की इकट्ठी देखेंगे हम रिएक्शन, वो चाहे डाइबोरेन हो आपके सिलेबस में, चाहे बोराजील हो, जो भी हो, हम रिएक्शन पार्ट अलग से देखेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, और छोटी मोटी उनकी कोई प्रॉपर्टी हम बोल देते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट हम एलोट्रोपिक फॉर्म, मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीज जैसे लिख दिया। तो इसमें आके डायमंड ग्रेफाइट में इसमें डिफरेंस क्या? देखो एलिमेंट तो कार्बन ही है, और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2 के कोई स्टेप्स। 2s के अंदर इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 2। तो एक्साइटेड स्टेट अगर हम लिखें तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। मतलब टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है कार्बन, आमतौर पे टेट्रावैलेंट ही होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर बनानी है डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाए? देखो ये पाया गया कि इनमें से कोई ना कोई, जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा है, ये सुना है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट बोलो क्या होता है? गुड। आपका जो डायमंड होता है ये इंसुलेटर, बोलो क्या होता है? ये डिजाइन इंसुलेटर। ऐसा हमने इसके बारे में पढ़ा है। एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा वो इसके बाद पढ़ने के लिए। देखो ग्रेफाइट ब्लैक इन कलर, ग्रेफाइट काले रंग का, ब्लैक इन कलर। और डायमंड तो डायमंड होता है, उसके अंदर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिजिक्स की टर्म पढ़ी थी, जिसकी वजह से जो लाइट है एक बार अंदर एंटर करने के बाद उसके अंदर जो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल जिसे बोलते हैं, वो इस तरह का होता है कि लाइट अंदर ही अंदर रह जाती है उसके अंदर, इसलिए वो शाइन करता है। ऐसा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा। तो मीन्स ये आपका क्या नाम है? इंसुलेटर भी है। तो मीन्स जरूर ऐसी कोई स्ट्रक्चर होगी इसमें कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसकी स्ट्रक्चर जरूर ऐसी होगी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है। तो मीन्स इसको अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ग्रेफाइट की भी, और डायमंड की भी देख लेंगे हम स्ट्रक्चर। और ये डायमंड तो इतना ज्यादा हार्ड भी होता है, इतना ज्यादा हार्ड भी होता है कि फॉर द कटिंग ऑफ द ग्लासेस भी इसको यूज किया जाता है। जो गिलास को कट करते हैं तो आगे क्या लगा होता है उसमें? डायमंड, उसकी हेल्प से कट किया जाता है। तो मतलब अगर वो इतना ज्यादा हार्ड है तो जरूर उसकी स्ट्रक्चर कोई 3 डायमेंशनल टाइप की होगी, 3D स्ट्रक्चर भी होगी जरूर, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम किसी सब्सटेंस को ये प्रूव करते हैं कि वो बहुत हार्ड है, या और कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। अगर मान लो 3D नहीं है तो कोई और दूसरी इंटरेक्शन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स, के वो इंटरेक्शन टूट ही नहीं पा रही है ना, तभी हम उसके हार्ड नेचर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे बड़े ध्यान से, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमने इधर लिख दी थी, और ये इंसुलेटर के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो कार्बन हमने लिखा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड, 2nd बॉन्ड, 3rd बॉन्ड, 4th बॉन्ड ऐसे बनाया, तो ये 3D स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो गया, ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच हो गया ऐसे, ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच हो गया ऐसे, ये कार्बन फिर 4 एंड सो ऑन, 4 कार्बन से अटैच हो गया आगे ऐसे। कहने का मतलब एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है डायमंड के अंदर। और इसमें क्या होता है? 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम थ्रू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, चारों सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो ईच कार्बन, हर एक कार्बन आपके डायमंड के अंदर आपकी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। मींस टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं सारे कार्बन, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो इन डायमंड ईच कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 and each carbon is attached with 4 other carbon in such a way that it gives the 3-dimensional network structure। और इसी वजह से जो डायमंड है ये हार्ड भी है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर दे दी, और इसके पास 3D स्ट्रक्चर बनने की वजह से, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से, और फर्दर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इंसुलेटर भी हो गया। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम, द डायमंड इज इंसुलेटर। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन इजीली मूवेबल नहीं होते, इजीली इधर उधर डिलोकलाइज नहीं हो सकते, तो इंसुलेटर हो गया। कौन हो गया वो? इंसुलेटर। अब उसके बाद देखें ग्रेफाइट को करते हैं। ग्रेफाइट में होता क्या है? जो एक कार्बन ये आपके रिमेनिंग कार्बन के साथ अटैच होता है और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दे देता है। बोलो कैसे स्ट्रक्चर दे देता है इस टाइप से? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, हर पॉइंट के ऊपर बोलो कौन है? कार्बन है। और ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। देखो फर्दर ये आगे हमने शो किया, देखो इस टाइप से
ये कार्बन ही हर जगह बोलो क्या है, कार्बन ही। देखो फर्दर इसी तरह से ये कार्बन ही हर जगह कार्बन एंड सो ऑन। ये एक लेयर बन गई, वन लेयर। बोलो क्या है ये, दैट इज वन लेयर। जैसे आपने कॉपी में पेजेस को देखा है ना, बुक में पेजेस को देखा है, एक पेज के नीचे दूसरा पेज होता है, उसके नीचे तीसरा, मींस वन पेज सेकंड थर्ड फोर्थ, मींस वन लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। तो जो वन हेक्सागोनल लेयर के नीचे अब दूसरी हेक्सागोनल लेयर आ जाएगी। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट, मींस ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम। और वो जो बॉन्डेड कार्बन एटम है, हर कार्बन के बॉन्ड गिने 1 2 3 बॉन्ड है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला ओड इलेक्ट्रॉन है। ये साथ वाले ओड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना देगा, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वो इजीली लोकलाइज्ड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, या डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स होना, अब फिक्स नहीं होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो मूवेबल रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय इस कार्बन की जो हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे, बोलो क्या है वो, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इन ग्रेफाइट each carbon is sp2 hybridized and each carbon is bonded with other carbon atom in such a way that it forms the hexagonal layer structure, and these different hexagonal layer structure lie one above the other। एक hexagonal layer दूसरी hexagonal layer के ऊपर नीचे ऐसे, means the different hexagonal layer lies one above the other in such a way that there is only weak van der Waals force of attraction between these different layers, means weak van der Waals bond, means एक हेक्सागोनल लेयर और दूसरी हेक्सागोनल लेयर के बीच में कैसा बॉन्ड है, वीक van der Waals बॉन्ड, वीक van der Waals बॉन्ड। आपने देखा है ना, आपके बुक के अंदर जो डिफरेंट पेज होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, आप एक पेज को उठाते हैं और पलट देते हैं, मींस वीक इंटरेक्शन थी। या एक पेज को दूसरे के ऊपर कई बार देखो आप ऐसे स्लिप भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करें तो स्लिप भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट पेजेस के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मीन जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेनेवर यू विल अप्लाई ए वेरी स्लाइट फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, वन हेक्सागोनल लेयर विल स्लिप्स ओवर द अनदर लेयर, वन हेक्सागोनल लेयर विल स्लिप ओवर द अनदर लेयर। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इनका नेचर स्लिपरी होता है। बोलो कैसा होता है, graphite is slippery in nature, further due to the presence of that fourth electron of each carbon atom that is present in कौन सी form, delocalized form। the graphite is a good conductor, ये good conductor भी है। बोलो कैसा है ये good conductor भी है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने अभी तक ये देखा कि जो आपके एलोट्रोप हैं कार्बन के, ग्रेफाइट और डायमंड, इनमें से जो ग्रेफाइट है वो तो गुड कंडक्टर है क्योंकि इसकी हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर थी। हर कार्बन के पास एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे डायमंड में, इसलिए ये तो इंसुलेटर हो गया। यहाँ पे एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है हर कार्बन एटम के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर है। डिफरेंट जो लेयर्स बनी हेक्सागोनल लेयर, और डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर एक दूसरे के ऊपर लाई है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई, लाइज वन अबव द अदर इन सच ए वे दैट there is a weak van der Waals force of attraction between these different layers. So on applying very slight force, these layers can slip one above the other on applying very small force. तो इसीलिए हम इनका नेचर कैसे बोलते हैं, they are slippery nature, ये slippery nature होते हैं। क्लियर हो गया ना इतना? तो ये था बोलो किसके बारे में, ग्रेफाइट। और अब अगर हम बात करें फुलेरीन्स की, और वो भी C6, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो नेक्स्ट आपका जो एलोट्रोप आ जाता है ग्रेफाइट और डायमंड के बाद, वो बोलो कौन है आपका, फुलेरीन, लाइक C60 फुलेरीन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 20 और मैंने जो 12 लिखा, ये क्या लिखा, मैंने ये लिखा, अगर देखो मैं इनको यहां से क्लियर कर दूं, नीचे बना देता हूं, चलो फुलेरीन्स को इधर साइड में लिखते हैं, इनको ड्रा रहने देते हैं, इधर लिखते हैं। मैंने इधर लिख दिया फुलेरीन्स, C60 फुलेरीन ही हम शुरू में ले लिया, C60 फुलेरीन। यानी ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सोसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। बॉल होती है ना जिसमें थोड़े गड्ढे से आपको दिखाई दे, वो भी कैसे हो कि कोई हेक्सागन दिखाई दे, कोई पेंटागन। टोटल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे आपने देखा था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट किस चीज के बारे में बताते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। ऐसे यहाँ पे भी जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, और इस पूरी स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है। और जो स्फेरिकल बॉल है, और ये जो स्ट्रक्चर अभी हम बताने जा रहे हैं, बक मिनिस्टर, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मींस इसके अंदर क्या हुआ, सोसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और ओवरऑल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, चारों तरफ इसके
पास कुछ एजेस हैं, कुछ पॉइंट है, जो भी पॉइंट है वो हर पॉइंट बताएगा प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम के बारे में। टोटल कार्बन 60 ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो कार्बन दूसरे कार्बन से जो कनेक्टेड रहेगा, कनेक्ट हो होके ये बना देंगे कुछ एक हेक्सागन। बोलो क्या बनाएंगे यहाँ पे? हेक्सागन होंगे इसके सरफेस के ऊपर, और साथ के साथ कुछ क्या होंगे? बोलो पेंटागन भी। बोलो कौन होंगे? पेंटागन होंगे। जो हेक्सागन होंगे दे आर 20 नंबर, और ये बोलो कितने होंगे? दे आर 12 नंबर, 20-12 इस टाइप से। आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई आपके जो C60 फुलेरीन होते हैं, दूसरा नाम जैसे बकमिनिस्टर फुलेरीन कह देते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है? सोसर बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके सरफेस के ऊपर जो आपके डिफरेंट एजेस होती है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन ही होता है, क्योंकि C60 फुलेरीन है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो C60 फुलेरीन है, डिफरेंट कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से यानी कनेक्ट होके क्या बनाएगा? हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर और पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन से भी अटैच रहता है। हेक्सागोनल रिंग बोलो किससे अटैच रहेगा? हेक्सागोनल रिंग्स आर अटैच बोथ विद अदर हेक्सागोनल रिंग एंड द पेंटागन। एक हेक्सागोनल रिंग हमेशा ही दूसरे हेक्सागन से भी अटैच होगा और पेंटागन से, लेकिन these pentagonal rings are present only with hexagons। ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इतनी ही बात थी आपके C60 फुलेरीन के बारे में। बोलो C60 फुलेरीन के बारे में मैंने क्या बताया? कैसी स्ट्रक्चर है? सोसर बोल लाइक स्ट्रक्चर, बकमिनिस्टर फुलेरीन भी कह देते हैं। टोटल कार्बन 60 है, क्योंकि C60। C70 होता तो उसमें ये 25 आ जाते हैं, अदरवाइज C60 में कितने हैं? ये 20 है, आपको याद। तो 20 है तो ये क्या है? ये 20 हेक्सागन है। जैसे सरफेस के ऊपर मान लीजिए एक हेक्सागन बन गया। देखो मैं ये बता रहा हूं, मान लीजिए ऐसे हेक्सागन बना दिया। ये हेक्सागन अटैच किससे होगा? और हेक्सागन से भी अटैच होगा और पेंटागन से भी। यही हम आपको बता रहे थे। दीज हेक्सागोनल रिंग्स आर अटैच्ड बोथ विद अदर हेक्सागोनल रिंग एंड द पेंटागोनल रिंग्स। लेकिन जो पेंटागोनल रिंग है ये सिर्फ किससे अटैच रहेगा? यहाँ पे सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से। इस टाइप से अटैचमेंट होती है और कंप्लीट आपकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन पाती है, कंप्लीट बन जाती है। तो ये बातें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल। अगर C70 होता तो बोलो हेक्सागोनल रिंग्स, उसमें कितने लिख देंगे आप? 25। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्रैम ही करना है, इसका कोई और इलाज होता नहीं कि मैं भी घोट के ही आया, मैंने भी क्रैम कर दिया, आप भी क्रैम कर लेंगे। ठीक हो गया? अब कोई डाउट यहां तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो? अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर किसकी बनाई? डाइबोरेन की। आज ग्रुप 13 का कंपाउंड था, वो हाइड्राइड था बोरोन का। उसके बाद किसकी स्ट्रक्चर बनाई आपने? बोराजीन की स्ट्रक्चर बनाई। उसके बाद हमने एक काम और करके देखा, अगर हम सारे H हटा दें तो आपकी एक ऐसी लेयर सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है डिफरेंट रिंग्स की आपस में, हेक्सागोनल रिंग्स की, जिसमें सिर्फ बोरोन और नाइट्रोजन होते, BNX हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? ग्रुप नंबर 14 के बारे में। ग्रुप नंबर 14 में आपने क्या देखा कि कौन सी टर्म आई आपकी? एलोट्रोपी टर्म आ गई। एलोट्रोपी की डेफिनेशन क्या थी बताओ? The property of an atom of element to exist in more than one form। तो एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती। किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म आपने देखी? कार्बन की देखी। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी एटम ऑफ द एलिमेंट के बारे में टर्म को यूज करते हैं, व्हेन एटम ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, देन यू विल यूज द टर्म एलोट्रोपी। अदरवाइज जब हम कोई मॉलिक्यूल हो और वो बार बार रिपीट हो रही हो, वो यूनिट, जैसे यहाँ पे तो कार्बन बार बार आपका रिपीट होके ये एलोट्रोपिक फॉर्म बना दी थी। ऐसे ही आप देखेंगे आगे कि मान लीजिए हम फास्फोरस की बात करें, हम आगे ये भी देखेंगे कि कौन कैसे एग्जिस्ट करता है। कुछ चीजें आपने देखी है ना अभी तक, बोलो क्या देखी है आपने? कि जैसे कार्बन आपका हाइड्रोजन है, बोलो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है आपको? H2 की फॉर्म में। बोलो किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है ना, H2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलती है? O2 की फॉर्म में। कहने का अभिप्राय है हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है? उसकी कॉन्फिगरेशन लिख के, उसके वैलेंस शेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन देख के, हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक और H से ही मिल सकता है, उसी के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है, तभी तो H2 बन जाता है, वो H3 तो बनेगा नहीं। सिमिलरली नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी अभी जो आगे एक टर्म आएगी जो हम पढ़ेंगे जिसे कैटिनेशन कहते हैं, मैंने बताया पहले आपको कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन एक टर्म पढ़ेंगे, उसमें हम यही तो बातें देखेंगे कि कोई एटम ऑफ द एलिमेंट ऐसा होगा जो आपस में कनेक्ट होकर लॉन्ग चेन बना देगा, कोई नहीं बना पाएगा।
तो कौन बना पाएगा? बनाने के लिए डिफरेंट बॉन्ड्स जो होंगे एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, तभी वो लंबी चौड़ी चेन बना देगा। तो किसी एटम ऑफ द एलिमेंट के अंदर अगर ये टेंडेंसी है कि वो सेल्फ लिंक हो जाए, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ फिर लंबी चौड़ी चेन बना दे, नो। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है उस एटम का उसी से जुड़ना, जैसे कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ के लंबी चौड़ी चेन बना देता है आपके, तो उसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी एटम ऑफ द एलिमेंट की, जिसकी वजह से वो स्टेट चेन, ब्रांच चेन, 3D स्ट्रक्चर दे देता है, तो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी को आप कैटिनेशन कहते हैं। उसकी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। लेकिन जो भी हमने आपको बताया एलोट्रोपी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एटम ऑफ द एलिमेंट की जिसकी वजह से वो जो एटम ऑफ द एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। जैसे कार्बन की कनेक्टिविटी के बेसिस के ऊपर वो उसकी एक फॉर्म बन गई, बोलो क्या? ग्रेफाइट एक फॉर्म बन गई, डायमंड एक फॉर्म बन गई, फुलेरीज ऐसे, तो उसको कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स और प्रॉपर्टी एलोट्रोपिक कहलाती है। लेकिन मैं जो अगला शब्द जो मैं आपको बताने जा रहा था और जो मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस 2 शब्दों में बताने की कोशिश की, कैटिनेशन जुड़ने की प्रक्रिया है, एक एटम दूसरे से जुड़ गया और जुड़ के लंबी चौड़ी चेन बना दी। यहां पे भी आपका कार्बन कार्बन से जुड़ा है, डायमंड बन गया, तो ये कार्बन की कार्बन से जुड़ने की जो ये प्रक्रिया थी जिससे उसने लंबी चौड़ी 3D स्ट्रक्चर बना दी, ये कैटिनेशन ही तो थी। बोलो क्या थी? ये कैटिनेशन। कार्बन कार्बन से जुड़ के ये जो हेक्सागोनल लेयर बना दी इतनी लंबी चौड़ी, एक हेक्सागोनल लेयर बना दी, दूसरी बना दी, ये कैटिनेशन ही तो थी, जिसकी वजह से जो एक एटम ऑफ द एलिमेंट ने क्या किया, अपने ही जैसे दूसरे एटमों से जुड़ के एक लंबी चौड़ी चेन बना दी, तो एक कैटिनेशन थी। तो ओवरऑल जो हमने ये एलोट्रोप्स बने, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म बनी, वो क्यों बनी? क्योंकि कार्बन के अंदर क्या थी? डिफरेंट एक प्रॉपर्टी थी जो कैटिनेशन की थी, एक एटम की अपने ही साथी जैसे एटमों से जुड़ने की प्रॉपर्टी थी, तो एलोट्रोपी भी हो गई, कैटिनेशन भी आपने देखा ना। उसके साथ अगर हम यही बात ग्रुप नंबर 15 में जाके देखेंगे, वहां पे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस का कोई फार्मूला पूछेगा, जैसे मैंने बताया ना फार्मूला याद रखना मुश्किल नहीं होता, कुछ समझ के भी हम याद कर रहे थे। फास्फोरस P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो मतलब देखो फास्फोरस के अंदर है कुछ क्षमता कि मैं अपने और साथियों से जुड़ सकता हूं। चार फास्फोरस से जुड़ गया, एक फास्फोरस 4 फास्फोरस से जुड़ के P4 बन गया, तो उसकी ये जो क्षमता थी ना अपने जैसे एटमों से जुड़ के ऐसे P4 बना दिया, तो थी कुछ टेंडेंसी, उसे उसकी कैटिनेशन कहते हैं। वो एक अलग बात, कार्बन जैसी नहीं थी उसकी टेंडेंसी कि बहुत लंबी चौड़ी चेन बना देता थी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी कि 4 आपके फास्फोरस से वो जुड़ पाया। सल्फर जैसे एसिड है, उसका फार्मूला सल्फर 8 सल्फर इकट्ठे हो पाए, 8 सल्फर तो हो गई ना, उसकी कैटिनेशन की क्षमता उसके अंदर थोड़ी ज्यादा है। देखो क्षमता भी आप आराम से बता सकते हैं कि फास्फोरस से ज्यादा कैटिनेशन की क्षमता सल्फर की है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कैटिनेशन होती क्यों है, कब चलेगी, कब बनेगी लंबी चौड़ी चेन? जब एक एटम दूसरे साथी एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनते हैं? आखिर बॉन्ड होता ही क्या है? मैंने आपको बताया था 2 एटम दूर थे, उनमें अट्रैक्शन हो गई, इंट्रैक्शन हो गई, मींस अट्रैक्शन का नाम ही बॉन्ड होता है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, नजदीक आ गए, और स्ट्रॉन्ग हो गई और नजदीक आ गए, 2 एटमों के बीच का जो गैप था, उनके न्यूक्लियर पॉइंट के बीच का जो गैप था, उसी को तो आप उसकी बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उसी को तो डिस्टेंस कहते हैं, बॉन्ड लेंथ हो गई। तो मींस बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब बॉन्ड जितना छोटा होगा। छोटा कब होगा? जब 2 एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनका साइज छोटा हो। तो एटम जितने छोटे साइज के होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी छोटा होगा, उस बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रॉन्ग होगा वो बॉन्ड। तो आप पीरियोडिक टेबल में पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं ना कि लेफ्ट राइट जब आप जाते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं साइज छोटा हो गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं साइज छोटा हो गया, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं फिर साइज छोटा हो जाता है ना। तो साइज छोटा हो गया तो उसकी क्षमता बढ़ जानी चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की, और कैटिनेशन की पावर भी उसकी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि साइज छोटा हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिर कैटिनेशन दिखा ही देगा। और भी चीजें हमें देखी जाती कि फिर वो लंबी चेन भी बना दे, क्या पता वो चेन बनानी शुरू की, बनते ही वो बॉन्ड टूट गया, कोई और रीजन हो सकता है, क्या पता उन एटम्स के बीच में, एटम के ऊपर मान लीजिए छोटा बॉन्ड तो बन गया लेकिन लोन पेयर आ गया, उन एटम के ऊपर लोन पेयर है, कॉन्फिगरेशन से हम देख पाएंगे लोन पेयर के बीच रिपल्शन बॉन्ड टूट गया, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था वो टूट गया, वीक हो गया, कैटिनेशन दिखाई नहीं पाया वो। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा।
अभी मैं आपको ब्रीफ रिव्यू ऐसे दे रहा था। तो मीन्स कहने का अभिप्राय क्या था, जो मैंने अभी कैटिनेशन शब्द आपके सामने यूज किया, जिसमें आपने देखा कि मान लीजिए फास्फोरस है, P4 फार्मूला है, सल्फर का एसिड क्यों है, सल्फर 8 क्यों जुड़े, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले फास्फोरस ही तो आता है ना, नाइट्रोजन के नीचे है, उससे आगे आगे चले ग्रुप 16 आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फास्फोरस से आगे है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर 16, सल्फर का साइज छोटा है, फास्फोरस का उससे बड़ा है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कैटिनेशन दिखाने की, तो सल्फर की कैटिनेशन ज्यादा, टेंडेंसी ज्यादा है कैटिनेशन दिखाने की, क्योंकि सल्फर का साइज फास्फोरस से छोटा होता है, इसलिए सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम जवाब देते हैं। क्लियर हो गया ना इतना? फिलहाल जो मैं चीज आपको बताने जा रहा था यहाँ पे, जैसे एलोट्रोपी हमने देखा, और एक शब्द जो दूसरा मैं अब यूज करने वाला था, इतनी देर जो मैंने बीच में और चीजें बोल दी, वो शब्द है पॉलीमॉर्फिज्म। पोली का मतलब मैनी, मोर का मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना। आमतौर पे हम एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म को एक दूसरे की जगह अक्सर यूज करते हैं, बुक्स में भी यूज करते हैं, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे P4 एक यूनिट बन गई फास्फोरस, तो P फॉर्म की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फास्फोरस है उसकी पॉलीमॉर्फिज्म है, उसकी ये टेंडेंसी, जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए जो एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता हो, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे P4 दूसरा P4 तीसरा P4 ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ेंगे कैसे? उसकी जुड़ने की क्षमता के अनुसार ही फास्फोरस की बनती है डिफरेंट फॉर्म, जो हम पढ़ेंगे। और जो डिफरेंट फॉर्म बनेगी ऐसे, कभी व्हाइट फास्फोरस बन जाएगा, कभी ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा, कभी रेड फास्फोरस बन जाएगा, ऐसे करके। इनमें से जैसे ब्लैक ब्लैक बोला ना मैंने, ब्लैक फास्फोरस, ऐसे ही यहाँ पे ब्लैक कौन था बोलो? तो ग्रेफाइट काला था, गुड कंडक्टर था, ब्लैक फास्फोरस काला है तो गुड कंडक्टर। ऐसे ऐसे हम याद कर लेते, काले काले गुड कंडक्टर, ऐसे हम याद कर लेते। याद तो रखना ही होता है ना, कि हम भूल जाए बाई चांस, एग्जाम में आ जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द फास्फोरस इज ए गुड कंडक्टर, लिखा आ गया व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो कैसे करें आप? हाँ था जरूर, कोई ना कोई भूल गए एकदम से, क्या था? तो फिर कैसे करें आप? ऐसे काले काले गुड कंडक्टर। ये काला कौन था? आपके उधर हमने देखा, जो एलोट्रोपिक फॉर्म थी कार्बन की, कौन था? ग्रेफाइट, तो वो गुड कंडक्टर था। ऐसे देखो, हमारा पर्पज होता है क्वेश्चन का आंसर ठीक देना, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ ट्रिक अपनी अपनाते रहते हैं, अपने दिमाग में कोई बात रखते रहते हैं, कि जिसके आधार पे वो चीज हमें याद रह जाए। ठीक हो गया? तो अभी मैं आपको कैटिनेशन के बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारी फॉर्म एलोट्रोपी मैंने यहाँ पे रख दी थी, जिसके बारे में हमने देखा, तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? जैसे नाइट्रोजन की बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पे? 1s2 2s2 2p3 है ना बेटा, ऐसे। तो अगर हम इसको लिखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे, P में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस पे लॉन्ग पेयर, आगे 2d होता नहीं कि हम अनपेड कर पाए आगे। तो जो नाइट्रोजन है इसके नीचे लेकिन फास्फोरस है, जिसके अंदर Db होता है, कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियन की लिख दी डायरेक्ट हमने, 3s2 3p3 और 3db है। तो फास्फोरस के ऊपर हमने ये दो ये दिखा दिया, ये 3p के अंदर उसी टाइप से नाइट्रोजन की तरह हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और जरूरत पड़ेगी तो 3d को भी ड्रा कर देंगे। फिर हमने क्या देखा? देखो एक फास्फोरस है, ये लॉन्ग पेयर है। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो कि स्ट्रक्चर कैसी बनी। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसके अंदर आपको क्या देख पाएंगे, कि मान लीजिए फास्फोरस, फॉर्मूला क्या था फास्फोरस का? फॉर्मूला क्या था? P4। तो फार्मूला क्या था? P4। हमने 4 फास्फोरस को लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब हम इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, बोलो कैसे करें वैलेंसी पूरी? फास्फोरस की आपस में कनेक्टिविटी आपने कर दी, सिंगल बॉन्ड कनेक्टिविटी कर दी। फास्फोरस तो कम से कम 3 बॉन्ड तो जरूर बनाएगा। अब क्या करें? अब 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मैं एक बार दोबारा से फिर से यहाँ पे आपके पास फास्फोरस लिखता हूं, ऐसे 4 फास्फोरस, और अगर मैं दोबारा से ऐसे लिख दूं आपके 4 फास्फोरस, देखो मैंने ऐसे लिख दिए, और ऐसे ही इनको भी हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब पॉसिबिलिटी अलग अलग, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, इधर वाले को देख के और इनको देख के आपके सामने 2 क्वेश्चन उठेंगे आपके दिमाग में, कि सर इसके 3 बॉन्ड तो देखो पूरे करने ही पड़ेंगे, अगर हम इसकी वैलेंसी को एक्सपेंड ना करना चाहें तो। वो क्या? आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं, ये जो फास्फोरस है ना, ये फास्फोरस इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, है ना, डबल, इसके भी 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसके भी 3 बॉन्ड। फिर हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी एक हेडिंग आती है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं?
मल्टीपल बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास जो दो एटम जिसके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं, उन दोनों में से एक एटम का साइज छोटा जरूर होना चाहिए साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए। जैसे मान लीजिए हम फास्फोरस का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है। फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाएंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, हो जाएगी क्योंकि एक एटम तो छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों फास्फोरस आ गए, तो यानी रेयर चांस होते हैं कि उनके बीच बॉन्डिंग हो पाए ड्यू टू देयर लार्ज साइज, यानी इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसलिए वो दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल ही होना चाहती है। तो इसलिए क्या किया, इस पॉसिबिलिटी को देखो हमने हटा दिया जो सबसे पहले आपके दिमाग में आई। उसके बाद एडजेसेंट एटम के साथ तो बॉन्ड बनेगा नहीं, वो मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है। तो एडजेसेंट को छोड़ दो, अगले के साथ बॉन्ड बना दो, इसका हो गए 3, इसको अगले के साथ बना दो, हो गए इसके भी 3। ये स्ट्रक्चर बन गई आपके साथ, बन गई ना स्ट्रक्चर। P4 बन गई है, एक P4 यूनिट बन गई। बोलो क्या बन गई, एक P4 यूनिट। अगर मैं ऐसी ही एक और P4 यूनिट आपके सामने देखो बना देता हूं, देखो मैंने ये बना दी मैंने, देखो एक और P4 यूनिट यहाँ पे बना दी, देखो इस टाइप से मैंने बना दी। ये दूसरी P4 यूनिट, ये दूसरी P4 यूनिट है। अब इस P4 यूनिट और दूसरी P4 यूनिट के अगर बीच में अगर मैं ये कहूं कि भाई एक बॉन्ड और बना दो आपस में, हाँ वैलेंसी एक्सपेंड जरूर कर सकता है, लेकिन बनाएगा तो सीधे 5 बॉन्ड, 4 तो बनाएगा नहीं। तो एक P4 यूनिट जो स्टेबलाइज हो चुकी है, दूसरी P4 यूनिट जो स्टेबलाइज हो चुकी है, इनके बीच में एक ही तरह का बॉन्ड हो सकता है, वो होगा वंडर वाल बॉन्ड। बोलो क्या होगा, वंडर वाल बॉन्ड। और जो वंडर वाल बॉन्ड होगा, ऐसे ही जो नाइट्रोजन को हम देखें, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। एक टॉपिक और मैं साथ के साथ ले आता हूं, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा। ऐसा क्यों कर पाया नाइट्रोजन, अभी मैंने बताया था, मल्टीपल बॉन्डिंग की हेडिंग मैंने आपको बताई थी। भाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, 2 एटम का साइज छोटा। यहाँ पे तो दोनों ही नाइट्रोजन है। अब ये आप ये कहेंगे कि सर ऐसे बात नहीं बनी, ये नाइट्रोजन है, आगे और नाइट्रोजन आ जाता, उसके साथ लंबा बॉन्ड बना लेता। अभी आपने हमें कुछ पल पहले बताया था, एक टर्म होती है जिसे कैटिनेशन कहते हैं, लंबी चौड़ी चेन बनाना। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, तो नाइट्रोजन और जुड़ता चला जाता और लंबी चौड़ी चेन बना देता। फिर हमने कहा बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक क्या बच जाता है, लोन पेयर, और लोन पेयर रिपल्शन हुई, एक ही बॉन्ड था, टूट गया। अब इस रिपल्शन को रोकने के लिए नाइट्रोजन ने क्या किया, एक बॉन्ड के बाद दूसरा बॉन्ड बनाया, फिर तीसरा बॉन्ड भी बना लिया। अब जाके लोन पेयर रिपल्शन का असर हो गया खत्म। अब ये इसको अनस्टेबल नहीं कर पा रहा, अब N2 एग्जिस्ट कर गया, अब ये इनर्ट भी है, अब ये कोई और बॉन्ड भी नहीं बना सकता। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हमारे पास कोई कंटेनर होता है ना, अपना कंटेनर आप देखना, इतने जैसे गैस ऑक्सीजन गैस के कंटेनर आते हैं ना, बड़े बड़े भारी भारी देखे होंगे, ऐसे नाइट्रोजन गैस के कंटेनर भी आते हैं। कई बार ऐसी रिएक्शन हमें करनी पड़ती है जहां पे हमें चाहिए इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो हम करते क्या है, हम पार्टिकुलर उस फ्लास्क के अंदर, उस राउंड बॉटम फ्लास्क या जो भी हमारी फ्लास्क हो गया, जो कंटेनर होगा, हम इधर से एक ट्यूब लगाते हैं जिसमें हम नाइट्रोजन गैस इधर से पास करते हैं, ये इनलेट हो गया। दूसरा एक आउटलेट होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रेशर के साथ नाइट्रोजन गैस आती है, दूसरा जो आउटलेट होता है वहां से वो गैस बाहर निकलती चली जाती है। तब तक नाइट्रोजन गैस पास करते हैं लगातार, कि पहले से भी तो कोई गैस थी ना उस कंटेनर में, आपकी ऑक्सीजन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा गैस थी, सारी गैस वहां से निकलवा दी। अब वहां पे एटमॉस्फेयर बोलो कैसा बन गया, इनर्ट एटमॉस्फेयर बन गया। कैसा बन गया, तो इस तरीके से इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है काफी रिएक्शन के अंदर। आप जब बुक पढ़ते हैं, आप लिखा देखेंगे एरो के ऊपर ऊपर लिख दिया नाइट्रोजन गैस टू क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ऐसा लिख देते हैं। ये इनर्ट होती है, इसका नेचर बोलो कैसा होता है, इनर्ट, ये कोई और बॉन्ड बना नहीं सकता। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखें कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे दूसरा नाइट्रोजन भी आ गया जो N2 की फॉर्म में है। अब नाइट्रोजन का साइज तो छोटा है ना N2, ये N4 तो बन नहीं सकता, लेकिन फास्फोरस P4 बन पाया। क्यों बन पाया, क्योंकि फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, किसकी तरह, नाइट्रोजन की तरह, इसलिए ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए और इस तरह से सिर्फ P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट किया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में रिपल्शन दिखा दी, लोन पे रिपल्शन नाइट्रोजन के ऊपर। अब ये फास्फोरस के ऊपर भी तो बात एप्लीकेबल होती है, हम कहेंगे फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो इसलिए 2 फास्फोरस के बीच में बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई, और जिसकी वजह से जो ये लोन पेयर है ये एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे, लोन पेयर रिपल्शन वहां पे हो नहीं रही। कहने का अभिप्राय, नाइट्रोजन के नीचे जो फास्फोरस है, जो ये लोन पेयर एडजेसेंट नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर थे वो एक दूसरे के नजदीक थे, लोन पेयर रिपल्शन पॉसिबल। फास्फोरस का साइज बड़ा होने की वजह से फास्फोरस के ऊपर जो लोन पेयर है उनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन होगी नहीं।
तो अब इसलिए ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। और लंबी चौड़ी चेन तो ये भी नहीं बना सकता, क्योंकि लंबी चौड़ी चेन बनाने के लिए छोटा एटम होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। फास्फोरस का छोटा साइज है नहीं, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं, जस्ट नाइट्रोजन के नीचे है। इसलिए जो मैक्सिमम पॉसिबल ये कैटेनेशन दिखा के अपना फार्मूला बना पाया वो सिर्फ क्या था, P4। अब देखें N2 N2 का साइज छोटा है, N2 का साइज छोटा है, इनके बीच में अब एक ही तरह का बॉन्ड बन सकता है। मैंने अभी आपको बताया वीक वंडर वाल बॉन्ड। तो वीक वंडर वाल बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया कम है तो वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सरफेस एरिया थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिसकी वजह से देखो अट्रैक्शन के आधार पर ही तो हम कहते हैं ना, दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन बहुत कम है, गैस है। अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, नजदीक आगे पार्टिकल लिक्विड है, और नजदीक आगे क्लोजली पैक्ड हो गए तो सॉलिड है। तो सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन N2 का साइज छोटा होने की वजह से, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द N2 यूनिट्स, there is a very weak van der Waals force of interaction. Due to that, N2 is a gas. But due to the large size of the P4 unit, there is the strong van der Waals force of attraction, so it is a solid. तो exam में question आता है, why N2 is a gas, P4 is a solid. Like that in group number 16, O2 is a gas, S8 is a solid. Same pattern के ऊपर आप उसका जवाब देते हैं। अब दूसरा जवाब देखो, एक तो पॉसिबिलिटी हम स्ट्रक्चर बना रहे थे यहाँ पे P4 की, एक तो बन गई ऐसे। दूसरी मैंने जो यहाँ पे ड्रा किया था, ये फास्फोरस दूसरे P4 के साथ ऐसे ना बना लेगा बॉन्ड, बना लेगा ना, ये आपस में बना ले, ये आपस में बना ले, ये बनाने भूल गए, इसने बनाया इधर, इसने बनाया इधर, एंड सो ऑन, एक लंबी स्ट्रक्चर आपकी बन गई। और यहाँ पे भी आपने क्या देखा, एक P4 यूनिट और दूसरे P4 यूनिट के बीच में है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या है, सॉलिड है। तो फिर सॉलिड का जवाब जब हम देते हैं तो इस तरीके से हम दे देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है व्हाइट फास्फोरस की, ये स्ट्रक्चर है बोलो किस चीज की, किस चीज की, व्हाइट के बाद कौन, रेड फास्फोरस, और उसके बाद कौन, ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के बीच में सिर्फ वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फिर भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आ गया। वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये रिएक्टिव होता है। बोलो क्या होता है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव तो होता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये खास चीज है। आपने सोडियम की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, नमी के साथ रिएक्ट कर जाता है, एकदम एक्सप्लोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। जब भी फास्फोरस को काटा जाता है, ये एयर के साथ रिएक्टिव है, इट कैन रिएक्ट इजिली विद, लेकिन जब इसको काटा जाता है ना, कैसे काटते हैं, डिप इन वाटर, फिर काटा जाता है। आगे कुछ बात समझो। तो मीन्स हर कंपाउंड के कुछ अलग अपने अपने नेचर होते हैं। तो मैंने बताया सोडियम को कभी वाटर में डाल के कट नहीं करते, उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में आपका डिप करके उसको रखते हैं, बेंजीन के अंदर डिप करके उसको रखते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसको हमेशा किस में डाल के काटेंगे, जब भी मान लीजिए काटना भी है तो वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता। एक बेसिक सी बात है, हमेशा किसी भी चीज को एक ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जिसके साथ वो रिएक्ट ना करता हो। कभी आपसे कोई पूछा जाए वेयर वी कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर थिंग, वहां पे करेंगे स्टोर, उस इन्वायरमेंट में करेंगे स्टोर जहां पे वो रिएक्ट ना कर सके, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का असर ना हो। क्लियर होगी ना बात। वाटर में डिप किया, एयर कॉन्टेक्ट कट गया तो रिएक्शन नहीं हुई, ऐसे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो आपके जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है फास्फोरस की, वो 3 होती है। ग्रेफाइट जैसी प्लेनर स्ट्रक्चर तो हो जाती है आपकी ब्लैक फास्फोरस, जो अभी हमने ड्रा नहीं की है। बच गई 2 स्ट्रक्चर, ये व्हाइट फास्फोरस और ये रेड फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस होती है। बोलो सबसे रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस कौन होती है, व्हाइट, ये काफी रिएक्टिव होती है। तो आज के लिए इतना ही जो हमने बताया। कल जब हम आएंगे तो और स्ट्रक्चर बताएंगे, प्लस साथ के साथ मुझे याद दिला देना हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, बल्कि कल क्या करेंगे अभी, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। एक चीज मैं आपको बता ही देता हूं, जो कैटिनेशन शब्द था, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, उसके बारे में मुझे अभी आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मायूस हो जाएंगे। और ऐसा हम देख नहीं सकते कि आप ऐसे मायूस घर पे जाएं, तो इसीलिए आप देखें, थोड़ा ध्यान दें। देखो हमने यहाँ पे लिया कार्बन, फिर उसके बाद लिया नाइट्रोजन, उसके बाद लिया बोलो कौन, ऑक्सीजन, फिर लिया फ्लोरीन और फिर लिया नियोन। नियोन की फुलफिल्ड स्टेबल कॉम्बिनेशन है इसका, तो हमने रास्ते से इसको हटा दिया कि कैटिनेशन शो करेगा। जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैटिनेशन शब्द का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। बोलो कैसी प्रॉपर्टी है ये, एक ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, 3D स्ट्रक्चर, उसे आप कैटिनेशन कह देते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उस एटम को लेना पड़ेगा जो सबसे छोटा है। आप कहेंगे सर सबसे पहले ले लेते हैं H को, हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो लेंगे हीलियम को। हाइड्रोजन को लिया, कॉन्फ़िगरेशन देखी 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना सकता है, तो लंबी चौड़ी चेन बन नहीं सकती, इसलिए ये कैटेनेशन नहीं दिखाएगा। हीलियम को लिया क्योंकि हीलियम से छोटा साइज तो खैर हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि इसमें वंडरवाल रेडियाई होती है, इसके अंदर हम कोवलेंट रेडियाई इसकी डिटरमाइन करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका हीलियम का ग्रुप 18 का साइज हमेशा ही बड़ा होता है आपके उस पीरियड के पर्टिकुलर सभी एलिमेंट से, क्योंकि ग्रुप 18 की हमेशा कौन सी रेडियाई मेजर की जाती है? वंडरवाल रेडियाई। और औरों की हम क्या मेजर कर लेते हैं? बॉन्डेड स्टेट के अंदर कोवलेंट रेडियाई। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब उसके बाद हम, ये भी हो गया, अब सेकंड पीरियड में चलते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा ना, तो सेकंड पीरियड में भी पहले बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर चलना होगा। ये ग्रुप 18 हो गया, इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिख के देखी तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी आ गई, 1s2 2s2, बोलो क्या 2p5, और 2d इसमें होता नहीं, तो नहीं होता तो आपने देखा फ्लोरीन के पास वैलेंसी एक्सपेंड करने की क्षमता है नहीं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही था, एक ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन की तरह ही काम कर रहा है। आपने देखा भी था ना एक बार, हाइड्रोजन को रघु एलिमेंट कहते हैं, चोर एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, ग्रुप 1 जैसी भी और ग्रुप 17 जैसी। ग्रुप 17 की तरह, जैसे मैंने बताया ना, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो नियोन जैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो हीलियम जैसा हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उसको लॉस भी कर सकता है, लाइक ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट। तो ये एक प्रॉपर्टी का मैंने वैसे ही बीच में आपके सामने जिक्र कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि इसलिए इसको ना तो ग्रुप 1 में रखा गया ना 2 में रखा गया, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसको रघु एलिमेंट भी कहा जाता है। खैर, अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और एक से काम चलेगा नहीं, कैटेनेशन की डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉन्ग चेन बनानी है हमें, ब्रांच चेन बनानी है, ये भी चला गया। अब ऑक्सीजन की टर्म आ गई, उससे थोड़ा बड़ा साइज का, बोलो कौन? ऑक्सीजन। तो 1s2 2s2, और बोलो क्या हो गया? 2p4। इसकी वैलेंस शेल को देखेंगे तो बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और p में बोलो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ऐसे करके तो लंबी चौड़ी चेन बना ही सकता था, लेकिन ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है? 2 लॉन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि छोटा साइज का एटम है ऑक्सीजन, और छोटे की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन लॉन पेयर भी तो नजदीक आ गए छोटे साइज की वजह से, तो हो गई बोलो यहाँ पे कौन सी रिपल्शन? लॉन पेयर रिपल्शन हो गई यहाँ पे। तो ये लॉन पेयर रिपल्शन होने की वजह से सिंगल बॉन्ड जाएगा टूट, और ऑक्सीजन क्योंकि छोटा साइज है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड लेगा बना और एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ O2 की बजाय कि ये लंबी चौड़ी चेन बना देता, तो मल्टीपल बॉन्डिंग दिखा सकता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग की कंडीशन भी यही थी कि स्मॉल साइज के एटम होने चाहिए ताकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग इफेक्टिव कर पाए। तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। चलो, कैटेनेशन नहीं दिखाई इसने। अब बात आ गई बोलो किस चीज की? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल को उसी टाइप से लिखा, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे बनाने की कोशिश की, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या दिखाई दिया? एक लॉन पेयर, छोटे साइज का एटम है, लॉन पेयर नजदीक आ गए, हो गई इसमें भी बोलो कौन सी रिपल्शन? लॉन पेयर रिपल्शन। अब इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये तो बॉन्ड टूट गए, कैटेनेशन तो दिखाएगा नहीं, इसलिए नाइट्रोजन इस लॉन पेयर रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, सो टू ओवरकम दैट लॉन पेयर रिपल्शन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड by the sideways overlapping, so nitrogen exists in the form of N2, ये N2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है ऐसे। तो अब ये भी कैटेनेशन नहीं दिखा पाया। अब बच गया उससे बड़े साइज का एटम, नाइट्रोजन से थोड़ा बड़े साइज का कार्बन, और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो हमने पहले ही इधर देखो लिख रखी है, ये रही। अब कार्बन में देखा तो देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में कोई लॉन पेयर नहीं, तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैटेनेशन बोलो पूरी पीरियोडिक टेबल में। डाउन द ग्रुप देखो, हम पहले पीरियड में गए जिनका सबसे छोटा साइज, सेकंड पीरियड में गए, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, सेकंड पीरियड में भी एक्सट्रीम राइट में गए जिनका साइज सबसे छोटा था, वहां से देखते हुए आए, और सबसे छोटे साइज का वो एटम जो कि आपके मल्टीपल बॉन्ड, आपके लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, जिसके पास कोई लॉन पेयर नहीं, ताकि लॉन पेयर रिलेशन ना हो, सबसे ज्यादा बॉन्ड भी बना दे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना देगा। अगर आप चाहें, आप सोचेंगे सर ये कार्बन से इधर चलते बोरॉन, उसके पास भी तो लॉन पेयर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो वो एटम जिसके पास कोई लॉन पेयर नहीं, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जो बना पाए बॉन्ड,
और छोटे साइज का हो, वो एटम पूरी पीरियोडिक टेबल में है कौन? कार्बन। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटेनेशन जो एटम ऑफ द एलिमेंट जो दिखाता है, आप आंसर क्या लिख के आते हैं एग्जाम में? which element shows the maximum catenation in the whole periodic table? Answer is कार्बन। आप कार्बन पे टिक करके आते हैं। इसलिए प्लांट्स की बॉडी में, हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड बने हुए सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे कार्बन के ही तो कंपाउंड। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन बोलो किसने दिखाई? कार्बन ने दिखाई। और रीजन आपने ये देख लिया। लेकिन अगर हम लास्ट क्वेश्चन अपना देखें यहाँ पे, कि आपने देखा नाइट्रोजन ने कैटेनेशन नहीं दिखाई, ऑक्सीजन ने नहीं दिखाई। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, नाइट्रोजन के नीचे बोलो कौन? फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे बोलो कौन? सल्फर। तो नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस में अगर हम देखें, नाइट्रोजन में तो लोन पे रिपल्शन हो गई थी, फास्फोरस का साइज है बड़ा, तो जिसकी वजह से ये P4 की फॉर्म में करता है एग्जिस्ट, जैसे अभी हमने आपके सामने जिक्र किया था। और फास्फोरस के ऊपर है लोन पेयर, लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से, इनके बीच गैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कोई लोन पे रिपल्शन नहीं होगी। इसीलिए ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ फास्फोरस देन नाइट्रोजन, नो लोन पे रिपल्शन विल occur in between P and P atom as compared to in between N atom. So tendency to show the catenation is more in phosphorus than in nitrogen. The same case will be in group number 16 के सल्फर का साइज बड़ा है, ये एसिड की फॉर्म एग्जिस्ट करता, आपने देखा होगा ना, ऐसे W फॉर्म के अंदर, W शेप, ऐसे एसिड की स्ट्रक्चर। 8 सल्फर हो गए, 8 सल्फर। जबकि ऑक्सीजन तो कैसे बना था? O2 कैटेनेशन, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिपल्शन, दो लोन पेयर थे, तो लोन पे रिपल्शन हो सकती है। सल्फर क्योंकि साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, लोन पेयर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लोन पे रिपल्शन होगी नहीं। सो मींस द लोन पे रिपल्शन फैक्टर इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ सल्फर ड्यू टू देयर लार्ज साइज. So it has something tendency to show the catenation, and thus it exists in the form of acid, while oxygen exists only in the form of O2. अब ये मल्टीपल बॉन्ड दिखाता नहीं, ये मल्टीपल बॉन्डिंग दिखा देता है, मतलब दिखाएगा तो इसकी लेस टेंडेंसी होगी। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? जिस एटम का साइज छोटा होता है। तो अब आप में से किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछें। पूछना है किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अपने घर पे जाके अच्छे से पढ़ना और सारी चीजों को याद करना, अपने नोट्स अच्छे से बना लेना। अब आप जा सकते हैं।